ऐसे पेशेंट्स की शादी नहीं करनी चाहिए। हीमोफीलिया नामक जब बीमारी किसी इंसान को हो जाती है तो क्या खान पान पे भी नियंत्रित करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है सर? क्या ये हीमोफीलिया बीमारी जो है ये फैलती कैसे है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेएस रेडियो के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे संजय गुप्ता। दोस्तों, यूं तो आपने शारीरिक बीमारियों का नाम बहुत सुना होगा, कई सारी बीमारियों से आप रूबरू होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती है। उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कितनी घातक बीमारी है, कौन कौन से इसके लक्षण हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में, हमारे इस पॉडकास्ट में एकेएस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रजनंदन सिंह सर हैं हमारे साथ। और सर के परिचय में हम आपको बताना चाहते हैं कि एकेएसयू पैथ लैब के लैब सुपरिटेंडेंट हैं और इसके साथ ही एकेएसयू लैब के एकेडमिक लैब के आप लैब इंचार्ज भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हीमोफीलिया जो कि एक ऐसी बीमारी है आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है, तो ये किस प्रकार की बीमारी है? एक्चुअली ये जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जी। और इसमें हमारे बॉडी के अंदर कई क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जी। ये ब्लड को जब हमारे कट लगता है बॉडी पे तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, मतलब थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। जी। इनमें से एक तत्व होता है फैक्टर 8। ये फैक्टर 8 तत्व क्या होता है कि हीमोफीलिया फैक्टर इसको बोल दिया गया। जी। अब जब ये चीज एब्सेंट हो जाती है हमारे ब्लड में तो ये थक्का बना नहीं पाती, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहती है और ब्लीडिंग ना रुक पाने के कारण पेशेंट की मौत भी हो सकती है। मतलब काफी घातक बीमारी के रूप में भी जाना बहुत जाता है। घातक बीमारी है। आमतौर पे ये जेनेटिक हो भी सकती है, मतलब आनुवांशिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको हम जैसे स्टडीज में देखे हैं कि हर 1000 में से 10 आदमी इससे अफेक्टेड होते हैं। जी। और इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है। इसके अलावा हम और आप जैसे बैठे हुए हैं ऐसे बैठ भी नहीं सकता पेशेंट। हीमार्थ्रोसिस की कंडीशन होती है। ये क्या कहलाता है हीमार्थ्रोसिस? हीमार्थ्रोसिस में होता ये है कि जैसे हम ऐसे बैठे हुए हैं तो हमारा जो ये बैक पोर्शन है, इस बैक पोर्शन में ही बैठे बैठे पेशेंट के ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। और जब ब्लड इकट्ठा होता है तो जिस जगह पे ब्लड इकट्ठा होगा तो पेनफुल होगा, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अचानक शरीर में दर्द उठने लगेगा उस जगह पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटनों में आ जाएगा। अब वो पेशेंट जो है बैठ ही नहीं पाएगा, सिर्फ उसका एक ही पोजीशन होगी और वो ये कि वो एक मोटे गद्दे पे आराम से लेटे रहे या बैठे तो कंटिन्यूअस ना बैठे कहीं पास। बस प्रिकॉशन के तौर पे इतना ही है। विश्व हीमोफीलिया दिवस भी मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके बारे में, यानी हीमोफीलिया के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर खून बहना शुरू हो गया चोट लगने की वजह से तो जल्दी बंद नहीं होगा। तो किस प्रकार से, मतलब इसका उपाय अपनाया जाए, किस प्रकार से इसका बचाव किया जाए? अगर किसी व्यक्ति को है तो वो कौन कौन से प्रिकॉशन अपना सकता है, सावधानी अपना सकता है? सावधानियों में ऐसा ही है कि ज़्यादा देर तक ना वो चले, ना ज़्यादा देर तक कंटिन्यूअस कहीं पास बैठे। हाँ, एक पोजीशन अच्छी है कि लेटा रहे एक मोटे से गद्दे के ऊपर, वहाँ पास उसको लेटना ही बेनिफिशियरी है, क्योंकि वही एक पोजीशन है जहाँ पास पूरी बॉडी का पोस्चर भी सही रहता है और रिलैक्स मोड में होता है और साथ में वहाँ पास ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन सर, आमतौर पे दैनिक जीवन में इंसान को अगर यह बीमारी है तो कहीं ना कहीं उसे जीवन को चलाने के लिए नौकरी वगैरह भी करनी पड़ेगी या कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो वो वर्क कर रहा है उस वक्त उसे सावधानी बरतनी चाहिए, या वो ऐसे काम ना करे जहाँ पे चोट लगने की संभावनाएं हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे पेशेंट्स के लिए तो सीधा स्ट्रिक्टली होता है कि आप ज़्यादा ना फिजिकल वर्क कर सकते हैं, ना आप मेंटल वर्क कर सकते हैं। उस कंडीशन में
ब्रेन में भी कई बार सीवियर कंडीशन में वहाँ पास ब्लीडिंग हो जाती है, ओ जिसकी वजह से उसके हेडक होगा, नोजिया होगी, जी मचलाएगा, और कई बारी तो कई पेशेंट कोमा में भी चले जाते हैं अगर उन्होंने प्रिकॉशन और इस टाइप का अगर अच्छा, इस बीमारी की वजह से कोमा में भी चले जाते हैं। जी। सीवियर है एक्चुअली। इसमें हमारे बॉडी पे क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स में जो एक क्रोमोसोम 8 होता है जी। उसमें वहाँ पास म्यूटेशन चेंजेस आ जाते हैं। जो वो क्रोमोसोम के जो F8 जीन होता है, वो F8 जीन रेस्पॉन्सिबल होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को रिलीज करवाने के लिए। अच्छा। अब वही एब्सेंट हो गया तो जाहिर सी बात है वो बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो वो ब्लड में आएगा नहीं। जब ब्लड में आएगा नहीं तो जाहिर सी बात है कहीं कट लगा, हीमार्थ्रोसिस हुआ, ज़्यादा लंबे समय के लिए बैठ गया पेशेंट, तो वहाँ पास ब्लड रिलीज हो जाएगा। अब ब्लड रिलीज हो जाएगा लेकिन अब वहाँ क्लॉट होगा, तब तो फिर वो अपनी बाकी मैक्रोफेजेज या जो भी हैं तो वहाँ से जाकर के उसको क्लॉट को ख़त्म करेंगे। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हो ही नहीं पाया क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्लो में हो जाता है। बिल्कुल। तो ना रुक पाने का कारण मेन यही होता है कि जो जीन होता है, फैक्ट एफ जीन होता है, तो वो एफ जीन में म्यूटेशन आ जाता है क्रोमोसोम पे, जिसकी वजह से वो जीन जो है म्यूटेंट होने के कारण फिर वो वहाँ पास फैक्टर को प्रोडक्शन नहीं करवा पाता। जी। अच्छा, क्या ये जो बीमारी है हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया एक उम्र के बाद होती है? ज़्यादातर किस वर्ग के लोगों को ये प्रभावित करती है? किस उम्र के आसपास ये ज़्यादा हावी हो जाती है? ज़्यादातर तो वैसे हीमोफीलिया तो मैंने बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा। और जेनेटिक में भी ज़रूरी नहीं है कि किसी के पेरेंट्स को रहा हो तो वो उसके बच्चों में आया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि पेरेंट्स नॉर्मल थे और बच्चों में वहीं से एक्वायर्ड किया, उस वहाँ से एक्वायर्ड करने के बाद में वो हीमोफिलिक। लेकिन एक प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी होता है कि ऐसे पेशेंट्स की शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात है उसके जीन जाएंगे, उस जीन से फिर जो बेबी आएगा वो बेबी भी उससे इन्फेक्टेड रहेगा, तब वहाँ से वो जेनेटिक हो जाता है। तो क्या इसका इलाज संभव सर? जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो शादी ना करे तो बेहतर होता है क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां कष्टदायी हो जाएंगी। तो क्या उस व्यक्ति का इलाज संभव है? क्या इलाज के बाद वो अपना शादीशुदा जीवन जी सकता है? नहीं, इलाज तो मान लीजिए संभव है जी, लेकिन इलाज के दौरान भी वो शादी ना करे तो उसको डॉक्टरों ने यही सलाह देते हैं हम लोग जी कि शादी ना ही करे, क्योंकि उससे आने वाली जनरेशन भी अफेक्टेड होगी। तो अगर किसी को शादी करना ही है और इस बीमारी की वजह से पीड़ित हो जाए तो क्या वो अपने आप को इतना मतलब ठीक नहीं कर सकता है कि जिस प्रकार से नॉर्मल हो सके? क्या यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि एक बार हो गई तो फिर वो लास्ट तक रहेगी, या फिर इसे नॉर्मल किया जा सकता है इलाज से? हमारे दर्शकों का कहीं ना कहीं दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि क्या इसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, पेशेंट के जीवित लाइव रहने के लिए तो किया जा सकता है जी, और पेशेंट के मैरिज के लिए नहीं किया जा सकता। अच्छा। ऐसे केसेस में जैसे अभी तक लगभग 50,000 से ऊपर केसेस हो चुके हैं जी, किसी ने शादी नहीं करी। नॉर्मल जीने के लिए उसको इलाज है। इनके इंजेक्शन्स आते हैं, फैक्टर 8 के इंजेक्शन आते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। उनको बाय फ्लाइट मुंबई से मंगाया जाता है, अब तो मेरे ख्याल से दिल्ली से भी आने लगा है, जो कि बाय फ्लाइट आता है और काफ़ी कॉस्टली बैठता है। तो उसको लाइव रहने के लिए तो एक बार ठीक है, पर अगर वो सोचे कि लाइफ एंजॉय करे तो लाइफ एंजॉय बड़ा मुश्किल है। सर, जैसा कि एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कि शुरुआत में इंसान को अगर पता चल जाए तो कहीं ना कहीं उसे रोकथाम उसे कर सकता है? शुरुआती कुछ इसके लक्षण होंगे या अचानक से ही ये हावी हो जाता है? अगर ये जेनेटिक है या बच्चे ने एक्वायर्ड कर लिया तो छोटे से ही एक्वायर्ड करेगा, तो उस टाइम पे बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, ज़्यादा रोएगा,
बॉडी में पैचेस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो जाहिर सी बात है वो लाइंग पोजीशन पे ही होता है, लेटा ही होता है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको अनकंफर्टेबल फील करेगा, ज़्यादा रोएगा, इस टाइप से उसको एक्टिविटी होती है, पैचेस होंगे। उस टाइम पे डॉक्टर को डाउट होता है कि कहीं ये पैचेस एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो ब्रूशेबिलिटी हो रही है। ब्रूशेबिलिटी हो रही है, दैट मीन्स कि हो सकता है कि इसमें चांसेस हैं कि फैक्टर 8 की कमी है, इनसफिशिएंसी है। सर क्या ये हीमोफीलिया बीमारी जो है ये फैलती कैसे है? क्या ये छुआछूत से भी फैल सकती है? ये क्या किसी दोस्तों के साथ बैठा हुआ इंसान खाना खा रहा है, क्या उसके जूठा खाने से भी फैल सकती है बीमारी, या कैसे इसकी शुरुआत कैसे होती है इस बीमारी की? पहली बात तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन से शुरू हो रहा है जी। इसमें खाना पीना छुआछूत किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, इजीली वो सबके साथ में बैठ के खा सकता है, किसी भी तरह के कोई कांटेक्ट से ये बीमारी नहीं फैलती जी। तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके साथ में बैठ के खाइए, उसको आपकी हमदर्दी की जरूरत है, ना कि आपके ये दकियानूसी बात। अच्छा, नहीं बिल्कुल, क्या है कि लोगों तक यह जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई रोग ऐसे होते हैं जो छुआछूत से भी फैलते हैं। हाँ। कुछ जो हम खाते हैं, हो सकता है हमारे लार में कुछ ऐसे एंजाइम हो तो वो भी फैल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हीमोफीलिया नामक जब बीमारी किसी इंसान को हो जाती है तो क्या खान पान पे भी नियंत्रित करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है सर? कुछ हद तक जी। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, बैलेंस डाइट ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। जितना आप नेचर के करीब होंगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। जी। इसके अलावा थेरेपी पे फैक्टर 8 के इंजेक्शन्स आते हैं, वो आपको हर 2-3 महीने में लेना ही लेना पड़ेगा। फैक्टर 8 के इंजेक्शन में जो चीज़ें रहती हैं तो क्या वो बाहरी खान पान में ऐड करके, जैसे कि आपने बताया फ्रूट वगैरह पे, फैक्टर 8 किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ऐसा भी है कुछ? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक तरह का प्रोटीन है। अच्छा। वो हीमोफिलिक, इसको बोला ही गया है एंटी हीमोफिलिक प्रोटीन। अब ये एंटी हीमोफिलिक प्रोटीन जो है वो किसी चीज में नहीं मिलता, सिर्फ बॉडी के अंदर होती है। मतलब ऐसी सारी चीजें खा सकते हैं जो एक नॉर्मल खा रहा है और जो खाया जा सकता है, लेकिन हाँ फल फ्रूट्स तो सब खा सकते हैं। जी जी जी। तो इसमें जितने विटामिन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के आम खा सकते हैं, नींबू आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिसके कारण गैस बने। अच्छा। कई बार क्या होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बोलते हैं कि वो सर हमारे सीने में दर्द हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है ऐसे पेट बार बार हो गया, अरे नहीं नहीं गैस बनी है, नॉर्मल गैस की दवा दिया, सब ठीक हो गया। अब चूंकि यहाँ पास पेन होता है, जब जॉइंट्स में यहाँ पास ब्लड आ जाता है, पेशेंट काफ़ी कंटिन्यूअस अगर बैठ रहा है तो वहाँ पास जब ब्लड आ जाएगा तो इसको बोलते हैं हीमार्थ्रोसिस। मतलब जॉइंट्स में अगर ब्लड आ गया तो जॉइंट्स में ब्लड आ गया है तो वहाँ पास पेनफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पास उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो वो वहाँ पास लिगामेंट्स पे कार्टिलेजेस पे जा करके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उनकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है। जब उनकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर प्रेशर आएगा। जब प्रेशर आएगा तो स्वेलिंग इफेक्ट देगा, स्वेल हो जाएगी वो एरिया, और जब स्वेलिंग हो जाएगी तो वहाँ पास जाहिर सी बात है कि और भी प्रोटीन्स हैं, वो इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देंगे। और वहाँ पास मैक्रोफेजेस या जो हमारी सेकेंडरी या टर्सरी लाइन ऑफ डिफेंस लाइन है वो नहीं पहुँच पाती जल्दी, और वो असमर्थ हो जाती है, और कुछ समय बाद वहाँ पास पता चलता है हाँ उसका एक अगर सडन इलाज अगर चाहिए तो जिस पोर्शन पे ब्लीडिंग हो गई है, हीमार्थ्रोसिस की कंडीशन हो गई है, उस जगह पे डॉक्टर कट लगा करके और ब्लड को बाहर कर देता है, ताकि वहाँ पास, क्योंकि ब्लड तो क्लॉट होगा नहीं वहाँ पास, और जब क्लॉट होगा नहीं तो वहाँ पास पेन बना रहेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हीमोफीलिया एक ऐसी घातक बीमारी है कि जिससे भगवान अगर किसी को हो, आंकड़ा तो ये बताते हैं कि 10,000 में किसी एक व्यक्ति को होती है, तो बिल्कुल ईश्वर ना करे आपको हीमोफीलिया हो। लेकिन हाँ, हीमोफीलिया जागरूकता के लिए हम यह जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल 2025 को इस वर्ष मनाया जाएगा, और जो कि 1989 में फर्स्ट टाइम यह मनाया गया था कि लोगों तक जानकारी पहुँचे, जो लोग इससे पीड़ित थे
उनके लिए क्या क्या उनके रोकथाम के लिए चीज़ें की जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने भी चलाई हैं जागरूकता फैलाने के लिए कि जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है, सरकार भी कहीं ना कहीं से मदद करती है। सर, हीमोफीलिया पर अपने सुझाव और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों तक आपने हीमोफीलिया के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।